Hey everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Srishti and you are watching official Golden Study Plus Pro Class 12 Business Studies. तो लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उस पार्ट के अंदर हमने जो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशंस देखी थी, उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी, उसका नेचर्स देखा था। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर इस चैप्टर का हम अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले जिसके अंदर हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो हमें हेनरी फ्योल जी ने दिए हैं। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो पहले आप उसे देखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस पार्ट को देखकर आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका महत्वपूर्ण वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, उनका नेचर्स कैसा है। तो अगर आप उस पार्ट्स को देख लेंगे तो ये जो पार्ट है ये आपकी ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, देन आप इसे देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो अपने 14 प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार हेनरी फ्योल जी के उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, उनके थोड़े सी मेजर कंट्रीब्यूशंस के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो ये एग्ज़ाम में कहीं नहीं आता लेकिन फिर भी थोड़ी नॉलेज के लिए हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो हेनरी फ्योल जी का जो जन्म हुआ था 1841 में हुआ था फ्रांस के अंदर। और उन्होंने जो 1860 के अंदर, जब 1860 के अंदर उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी माइनिंग इंजीनियर की, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था कोल माइनिंग कंपनी के अंदर। और उसके बाद फिर वो प्रमोट होते रहे तो उनको प्रमोशंस मिलते रहे उस कंपनी के अंदर काम करते करते। तो एक दिन वो डायरेक्टर बन गए कंपनी के। जब वो डायरेक्टर बन गए तो एक दिन जो कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में आ गई, यानी कि वो डूबने की तादाद पर आ गई। तो वो एक चैलेंज था हेनरी फ्योल जी के लिए। तो हेनरी फ्योल जी ने क्या किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में अपनी जो मैनेजरियल टेक्निक थी उसको अप्लाई किया। उसको अप्लाई करने के बाद वो सक्सीड हो गए उस इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से बाहर निकलने में। उसके बाद वो 30 साल के बाद फिर वो उस कंपनी से रिटायर हुए। लीडिंग स्टील जो कंपनी कोल स्टील कंपनी थी उससे वो रिटायर हुए। और जब वो रिटायर हुए तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ रिटायर हुए थे। तो ये तो हो गया उनका बैकग्राउंड और हिस्ट्री। और उनके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशंस भी हैं। जो हेनरी फ्योल जी हैं वो जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, वो फादर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने हमें क्लियर डिस्टिंक्शन दिया है किस किस के पीछे, टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में उन्होंने हमें डिफरेंस बताया है। उन्होंने हमें मैनेजमेंट के कुछ 5 प्रोसेस दिए हैं जो कि जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले वीडियोस के अंदर उन्हें हम कवर अप करेंगे, जिनके ऊपर प्रॉपर चैप्टर्स बने हुए हैं। वो क्या है, हमारे पोस्ट डीसी। इसको मैं पहली वीडियो में मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि पोस्ट डीसी क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो वीडियो अभी के अभी यहाँ पे पोज करो और इसको कमेंट सेक्शन के अंदर इन सभी की फुल फॉर्म, जिनके सभी के जो नेम है उनको नोट डाउन करो। तो एक बार देख लेते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता देती हूँ कि पोस्ट डीसी का मतलब क्या होता है। पीसी प्लानिंग, ओसे ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डीसी डायरेक्टिंग एंड सी से कंट्रोलिंग। तो ये हो गया हमारा पोस्ट डीसी। और उन्हें डेवलप किए थे 14 प्रिंसिपल्स जो कि एज अ गाइडलाइन वर्क करते हैं मैनेजर्स के लिए, जो एक गाइडलाइन के तौर पर काम करते हैं। जो 14 प्रिंसिपल्स हैं इनको हम आज ही कवर करेंगे, एक एक करके इन सभी 14 प्रिंसिपल्स को हम देख लेते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपने सभी 14 प्रिंसिपल्स को। तो जो 14 प्रिंसिपल्स में जो हमारा पहला प्रिंसिपल्स है वो क्या है, हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है, ये प्रिंसिपल्स कहता है कि हमारा जितना भी वर्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दो, और उस वर्क को एम्प्लॉय के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो अकॉर्डिंग टू मैचिंग हिज स्किल्स क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट। यानी कि एम्प्लॉय की जो क्वालिफिकेशन से मैच करे, उसकी स्किल से, उसके इंटरेस्ट से जो काम मैच करे, उस एम्प्लॉय को वही काम दे दो। अब ये जो हमने वर्क डिस्ट्रीब्यूट करा, ये क्या हो गई, ये एक जॉब 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 हो गई। तो ये सारी क्योंकि सब जॉब हो गई। तो इन जॉब को क्या हमें एम्प्लॉय को देना है, जो काम उनकी स्किल्स इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशन से मैच करे, उस काम को हमें एम्प्लॉय के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या है, इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का
हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक बंदा एक ही काम को बार बार करेगा, जब एक ही इंसान एक काम को बार बार करेगा तो उस काम के अंदर वो क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। वो उस काम के अंदर क्या महारत हासिल कर लेगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, महारत हासिल कर लेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो अगर उसे कोई बंदा है, अगर कोई एक इंसान है, उस काम को बार बार करेगा तो उस काम के अंदर वो परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उस काम को और अच्छे से और जल्दी से करने लगेगा, जिससे उसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेंस है, यानी वायलेंस क्या होते हैं, यानी कि जो मैनेजर इस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता तो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं, क्या बैड इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो क्या होगा, तो लैक ऑफ एफिशिएंसी, जो पहला क्या है, लैक ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि अगर वो इस काम को डिवीज़न ऑफ वर्क यानी कि इस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क को डिवाइड नहीं करेंगे एम्प्लॉयज़ के अंदर, तो जो उस कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी वर्कर स्पेशलाइज्ड नहीं होगा और चांसेस रहेगा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि एक काम को दो बार काम होने के भी चांसेस रहेंगे। तो ये हो गया हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितना भी वर्क है उसको वर्कर्स के अंदर बांट दो अकॉर्डिंग टू मैचिंग हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट से, जो उसके एम्प्लॉय के मैच करे उस काम को उसके अंदर एम्प्लॉयज़ के अंदर बांट देना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो ग्रोथ हो, उसकी जो काम का एफिशिएंसी है एम्प्लॉय की वो इम्प्रूव हो, वो उस काम के अंदर क्या हो जाए, स्पेशलाइज हो जाए। तो ये क्या हो गया हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मीन्स होता है ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, यानी कि जिम्मेदारी, सिंपल सा मीनिंग है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया जिम्मेदारी, यानी कि किसी भी काम को करने की जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है उसके साथ साथ आपको कोई पावर भी होनी चाहिए। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्लास का मॉनिटर है, क्लास के मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब क्लास के अंदर टीचर ना हो तो वो क्लास के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन बना के रखे और किसी को बाहर ना जाने दे। तो ये क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। तो अगर उसके पास एक पावर भी होती है, उसके पास पावर क्या होती है, यानी कि सभी जो बच्चे बोल रहे हैं, जो बच्चे शोर मचाए हैं, उन सभी का जो नेम नोट डाउन करने की उसके पास पावर होती है। सभी को, उन जो बच्चे जो शैतानी कर रहे हैं उन सभी को सज़ा दिलवाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, मॉनिटर के पास होती है। तो सपोज करो अगर मॉनिटर के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास ऑथोरिटी नहीं है, यानी कि उसके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या कोई बच्चा उसकी बात मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि वो सबके नाम तो नोट डाउन कर देगा, लेकिन जब उसके पास पावर ही नहीं है कि वो किसी बच्चे को सज़ा दिला सके तो कोई बच्चा उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर उसके पास ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके पास सिर्फ पावर है, तो उसके पास अगर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, उस पावर का मिसयूज़ करेगा, यानी कि जिस बच्चे से वो जलता है या फिर जिस बच्चे से उसकी नहीं बनती, वो उससे क्या करेगा, उस बच्चे को वो सजा दिलवाएगा, तो उससे क्या होगा, वो उस पावर का मिसयूज़ करेगा। तो ये ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है, ये प्रिंसिपल्स कहता है कि जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर हम किसी एम्प्लॉय को ऑथोरिटी दे रहे हैं तो उसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी जो ऑथोरिटी है वो ज़्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। ऐसा भी होना चाहिए कि जो ऑथोरिटी है वो कम हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो ऐसा नहीं हुई, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये प्रिंसिपल्स कहता है कि जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय को हमें इक्वल देनी चाहिए। अगर हमने किसी को ऑथोरिटी ज़्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी, तो वो उस ऑथोरिटी का, उस पावर का क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा। क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा। और अगर हमने किसी एम्प्लॉय को ऑथोरिटी तो कम दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, तो हमने उसको क्या काम करने, जो उसके ऊपर जो बर्डन है वो ज़्यादा डाल दिया, तो वो क्या करेगा, वो ओवर बर्डन फील करेगा, उस काम को प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता।
तो ये प्रिंसिपल्स कहता है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को ऑथोरिटी दे रहे हैं तो उस एम्प्लॉय को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, और अगर किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको हमें ऑथोरिटी भी देनी चाहिए। यानी कि इन दोनों के अंदर प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो इसके कुछ पॉजिटिव और इफ़ेक्ट भी हैं, इसके कुछ वायलेशंस भी हैं। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एम्प्लॉयज़ को इक्वल देंगे तो उससे क्या होगा? कोई मिसयूज़ नहीं होगा ऑथोरिटी का। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो क्या आएगी? वो टाइम टू टाइम वर्क को कंप्लीट करेगा। काम में कोई डिले नहीं होगी, कोई भी काम को करने में कोई भी डिले नहीं होगी। जो काम है वो प्रॉपर टाइम पे होगा। और अगर जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे? यानी कि डिले इन वर्क, यानी कि काम को करने में बहुत ज़्यादा डिले हो सकती है और मिसयूज़ हो सकता है ऑथोरिटीज़ का। और अगर अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो ओवरबर्डन फील कर सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बार समझ लेते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है प्रिंसिपल्स हमारा क्या कहता है? ये प्रिंसिपल्स कहता है अगर हम किसी एम्प्लॉय को ऑथोरिटी देते हैं तो हमें उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, और ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर प्रॉपर बैलेंस बना के चलना चाहिए। यानी कि ये दोनों क्या होनी चाहिए? हमारी इक्वल होनी चाहिए, ताकि कोई एम्प्लॉय ओवरबर्डन फील ना करे और कोई एम्प्लॉय ऑथोरिटी का यानी कि पावर का मिसयूज़ ना करे। तो ये हो गया हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा? जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। अब 11th क्लास तक हमें सिर्फ यही पता था, मुझे भी सिर्फ यही पता था कि डिसिप्लिन का मतलब होता है साइलेंस। तो डिसिप्लिन का साइलेंस नहीं, डिसिप्लिन का मतलब साइलेंस नहीं होता। क्योंकि अगर हम जब स्कूल में होते हैं तो मैडम क्या कहती हैं, टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। तो डिसिप्लिन का मतलब हमारे दिमाग में एक क्या कहता है ना, एक ऐसी गलत फहमी बैठ चुकी होती है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ साइलेंस होता है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब साइलेंस नहीं होता, इसका मतलब होता है ओबे। यानी कि ओबे करना, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को सभी को फॉलो करना। जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाएगा उसको फॉलो करना। क्या होगा? एक तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट या जो भी कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया है तो ये सभी एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन बना के रखे। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशंस पे बनाए गए उन सभी को फॉलो करें। तो ये हो गया हमारा डिसिप्लिन। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, इससे कुछ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशंस भी हैं। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अगर हम डिसिप्लिन्स को फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, सभी रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर रह के हम अगर अपने काम को कंप्लीट करेंगे तो उससे क्या होगा? सिस्टमेटिक वर्किंग आएगी। यानी कि जो काम है वो प्रॉपर सिस्टम में होगा। जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी? इम्प्रूव होगी। और अगर इसको हम फॉलो नहीं करते, इसके वायलेशंस क्या हैं? एक तो क्या होगा? डिसिप्लिन का डिसऑर्डर होगा। क्या होगा? डिसऑर्डर। यानी कि जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो उससे क्या करेंगे? डिसऑर्डर करेंगे। उसको कन्फ्यूज़न होगा बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय के बीच में, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का, और काम करने में क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। काम करने में क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। यानी कि जो काम है वो प्रॉपर टाइम पर नहीं होगा। तो ये था हमारा डिसिप्लिन। तो एक बार इसको एक एग्जांपल की हेल्प से दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो डिसिप्लिन क्या जैसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अभी यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एक एचआर डिपार्टमेंट हो गया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। तो क्या हो गया? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हुआ? इन सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक अलग ड्रेस बना दी। क्या बना दी? एक अलग ड्रेस बना दिया। यानी कि उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट कर दिया कि जो इस डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो इस कलर की ड्रेस पहन के आएंगे, जो इस डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो इस कलर की ड्रेस पहन के आएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे हमारे लिए ईजिली होगा। किसी भी डिपार्टमेंट्स के जो लोगों जो एम्प्लॉय हैं उनको हम देख के ही पहचान लेंगे कि ये जो एम्प्लॉय है इस डिपार्टमेंट का है। तो उससे क्या होगा? अगर जो सभी एम्प्लॉय हैं उस
जिससे उस ऑर्डर को, उसी रूल्स रेगुलेशंस को अगर फॉलो करेंगे तो ये सभी के लिए इजीली हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा किसी भी एम्प्लॉय को कि वो पता लगाना कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स में है। तो ये क्या होगा हमारा डिसिप्लिन, यानी कि जो जितने भी प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए उन सभी को फॉलो करने के होगा हमारा डिसिप्लिन्स हो गया। तो ये हो गया। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा एक बॉस, ये हो गया हमारा एक बॉस, ये हो गए एम्प्लॉय, ये क्या हो गए हमारे एम्प्लॉय। तो ये जो बॉस है ये सब इसको कमांड कर रहे, इसको कमांड, इसको कमांड, इसको कमांड। तो अगर हमारे ऊपर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि वन बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है, वन बॉस, यानी कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल बॉस नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एम्प्लॉय के ऊपर मल्टीपल बॉस हैं जो उनको कमांड करें, तो उससे क्या होगा, सभी एम्प्लॉयज़ के भी जो दिमाग में क्या है कन्फ्यूज़न होगा, उनके माइंड में कन्फ्यूज़न रहेगा कि भाई हम इसका रूल्स फॉलो, इसका ऑर्डर फॉलो करें, इसकी कमांड फॉलो करें या किसकी कमांड फॉलो करें। तो ये सब कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कुछ समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या करें, किसका वो काम पहले करें, किसका काम पहले ना करें। तो ये सब क्या, ये सब जो मल्टीपल जो इस यूनिट ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते उनके दिमाग में क्या है कन्फ्यूज़न पैदा होता है। लेकिन अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि हम सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस है जो उनको कमांड कर सकता है, तो सभी एम्प्लॉय के लिए ईजिली हो जाएगा कि वो, उनके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि उनके ऊपर एक बॉस है जिन्होंने उनको ये काम करने के लिए कहा, उनको ये काम करना ही है। तो उससे क्या होगा, जो काम है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी, कोई ईगो क्लैश नहीं रहेगा, कोई दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गए। अब इसके वायलेशंस क्या है, इसको वायलेट कौन करता है, इसको वायलेट करते हैं यानी कि अगर मल्टीपल बॉस, अगर एम्प्लॉय के ऊपर 3-4 बॉस हैं और वो इसको डिमांड करे, भाई ये एक एम्प्लॉय हो गया, ये कह रहा है मेरा काम पहले कर, ये कह रहा है मेरा काम पहले कर, ये कह रहा है मेरा काम पहले कर, तो ये कंफ्यूज हो गया, ये सोचेगा कि भाई मैं किसका काम पूरा करूँ। तो इसके दिमाग में क्या कन्फ्यूज़न हो गया है, कन्फ्यूज़ हो चुका है कि जो मल्टीपल बॉस ने जो इसको कमांड देगी, किसी कमांड को पहले फॉलो करें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी किसी भी बॉस की कोई भी कमांड को फॉलो करना, इन सभी के जो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो उससे क्या होएगा, उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होएगा, ईगो क्लैश होगा, डिफ़िकल्टीज़ होएगी डिसिप्लिन को मेंटेन करने में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये क्या होगा, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सक्यूज़ देने लगेंगे। एक्सक्यूज़ कैसे देने लगेंगे, यानी कि वो बोल देंगे कि भाई ये बोलेगा, ये बॉस बोलेगा कि तूने भाई मेरा काम क्यों नहीं किया, बोलेगा मेरे को तो इस बॉस ने काम दिया था, मैं उसका काम कर रहा था। अब ये बॉस बोलेगा कि तूने भाई मेरा काम क्यों नहीं किया, बोलेगा मेरे को तो इस बॉस ने काम दिया था, तो इसका काम भी नहीं करेगा। तो इसके पास इसको एक चांस मिल जाएगा बहाने बनाने का। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये हमारा प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए जो सभी को कमांड करे। तो ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कहता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉय होते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका जो गोल रहता है वो एक ही रहता है। वो क्या होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने, यानी कि जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको क्या करना, अचीव करना। ये क्या होगा, इन सभी एम्प्लॉय का क्या होगा, काम होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल्स क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें सिर्फ एक ही दिशा में काम करना चाहिए, यानी कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी कि सभी एक यूनिट का एक ही गोल होना चाहिए, उनका एक ही प्लान होना चाहिए। वो क्या प्लान होना चाहिए, वो गोल क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना ही उनका क्या होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। वो उसी दिशा में उनको काम करना चाहिए। तो इसके कुछ पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंस भी हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके, सभी एम्प्लॉय अगर एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। और जो सभी जो
जो इनके जो एफर्ट्स हैं वो क्या होंगे टूवर्ड्स जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डिफरेंट एफर्ट्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शंस में होंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस, यानी कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉय हैं वो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस की बहुत ज़्यादा कमी होगी। जो रिसोर्सेज है उनमें क्या होगा, वेस्टेज होगा, टाइम का वेस्टेज होगा और डिफ़िकल्टीज़ होएगी। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने में डिफ़िकल्टीज़ होगी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होएगी। जो कॉमन गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। वो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही उनकी एक डायरेक्शन होना चाहिए, उसको अचीव करना ही उनका मकसद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, तो ये प्रिंसिपल्स हमारा क्या कहता है, तो ये देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या कहता है। तो ये प्रिंसिपल्स कहता है हमारा कि जो एम्प्लॉय है, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है हमारा एम्प्लॉय, क्या होता है हमारा एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें उस वक्त जब वो एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं तो उन्हें अपना वो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल इंटरेस्ट है उसको क्या करना पड़ता है, उसको भूलना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। और जनरल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही क्या होगा हमारा, ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है उसको अचीव करना होता है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है, यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको अपने ऑब्जेक्टिव, अपने इंटरेस्ट के ऊपर ना ध्यान देकर उसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव, उसके गोल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशंस भी है। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, अचीव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि अगर जो सभी एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, अगर वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के तरफ ही उनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उनका जो उद्देश्य रहेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना रहेगा, तो उससे क्या करेंगे, ईजिली ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोई ऑब्जेक्टिव, जो भी कोई उसका गोल है उसको क्या कर लाएंगे, ईजिली अचीव कर पाएंगे। और क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, यानी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन के चलेगा, किसके बीच में, इंडिविजुअल के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। अब से कुछ कॉन्सिक्वेंस भी है, कॉन्सिक्वेंस भी क्या है इसके, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग रन में सफ़र करेंगे, यानी कि ना ही तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे और ना ही फिर वो अपने जो काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गए इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशंस। और जैसे कि आप सभी ने अभी तक 6 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं और आपको अभी तक पता चल गया होगा, एक आइडिया हो चुका होगा कि जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट का जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं उनका जो उल्टा होता है वही क्या होता है, हमारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशंस होता है। यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स के अंदर तो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट आते हैं और कॉन्सिक्वेंस के अंदर क्या होते हैं, हमारे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या, इसके अंदर क्या है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को एक फेयर रिम्यूनरेशन, पहले हम समझते हैं रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। पर्सन्स का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, सही हो गया। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉय हैं उनको हमें फेयर सैलरी एंड वेजेस देने चाहिए। फेयर सैलरी एंड वेजेस यानी कि जितने का उन्होंने काम किया है हमें उतने ही उन्हें पैसे देने चाहिए। यानी कि भाई हमने उनके पैसे काट लिए, हमने उनकी सैलरी काट ली, या फिर उनकी जो सैलरी में, उनके जो वेजेस में हमने डिले कर दिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको टाइम टू टाइम उनको फेयर एंड काइंड सैलरी हमको देनी चाहिए। अगर हम उनको फेयर सैलरीज टाइम टू टाइम देंगे तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या, जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहेगा, क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा। यानी कि
कोई एम्प्लॉय है अगर वो टाइम टू टाइम वर्क कंप्लीट कर रहा है, उसको टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है, तो वो मोटिवेट रहेगा। तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो अपने सैलरी के लिए, वो अपने काम के लिए डेडिकेट रहेगा, मोटिवेट रहेगा। ओके। और जो सेकंड क्या है, उसकी कमिटमेंट रहेगी। कमिटमेंट क्या रहेगी एम्प्लॉय की? वो कमिटमेंट रहेगी कि वो अपनी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। अगर वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ज़्यादा सैलरी अगर उसकी, वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देगा, एक तो उसको ज़्यादा सैलरी तो मिलेगी, उससे क्या आएगा, इसका क्या होगा, बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे होगा? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय अगर वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देगा, अपने खुद मोटिवेट रहेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा कि उसका जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो गोल है, वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गए। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कि इंक्रीज इन टर्नओवर। टर्नओवर, अब इसका टर्नओवर का मतलब समझते हैं। मिनट, यहाँ पे क्या वर्ड आया, टर्नओवर। टर्नओवर, सो टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ काम छोड़ कर चले जाएंगे। अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो टाइम टू टाइम अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है, लेकिन हम उसको टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस काम को छोड़ के चला जाएगा। तो उसका जो टर्नओवर है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो उसका जो टर्नओवर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या आएगा, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ये क्या हो, इसके कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेंस हो गए। तो रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के सभी एम्प्लॉयज़ को एक फेयर सैलरी एंड वेजेस देने चाहिए, ताकि वो मोटिवेट रहें, ऑर्गेनाइजेशन गोल को ईजिली अचीव करें, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें और डीमोटिवेट ना हो। तो ये हो गया हमारा रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। द नेक्स्ट 8th प्रिंसिपल क्या है हमारा? 8th प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में, हम सभी के माइंड में एक कन्फ्यूज़न पैदा करता है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है और सेंट्रलाइज क्या होता है। तो इस प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझ के चले। तो सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज के अंदर जो आता है हमारा टॉप लेवल आता है। टॉप लेवल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या हमारे 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। और उन तीनों जो लेवल हैं उनका वर्क भी बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप उसको देखे, देना आप इसे देखिए। तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके आगे। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ यानी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन हमारा क्या कहता है कि जो पावर है, जो हमारी जो पावर है उसको एम्प्लॉयज़ के जो लेवल्स हैं उनके बीच में बांट देना क्या होता है, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये क्या हो गया, हमारे लेवल हो गए। ये हो गया हमारा टॉप, ये होगा लोअर, ये हो गया हमारा मिडल। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको क्या करना, नीचे वाले जो लेवल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको बांट देना क्या होता है, हमारा डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, यानी कि कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर टॉप लेवल को अपने पास भी रखनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि वे जो टॉप लेवल के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने सब सारी पावर हो क्या नीचे वाले जो लेवल है उनको बांट दी। तो अगर वो सारी पावर उनके पास बांट देगा तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, कोई उनको पूछने का ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना। तो हमें सिर्फ कुछ ही पावर, जो कुछ ही अथॉरिटी हमें अपने नीचे वाले जो लेवल्स हैं उनमें क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और जो कुछ मेन पावर है वो हमें अपने पास रखनी होती है, वो क्या होता है, हमारा सेंट्रलाइजेशन। अब हमें कौन सी जो टॉप लेवल को ऐसी कौन सी पावर जो अपने पास रखनी होती है,
ऐसी बात होती है कि भाई हमें अपने जो प्लान और पॉलिसीज़ बनाने की जो पावर है वो हम किसी को नहीं देंगे, वो पावर हम अपने पास ही रखेंगे। तो ये हो गया, ये क्या हो गया इसकी सेंट्रलाइजेशन के अंदर आ गया कि टॉप लेवल ने कुछ पावर क्या अपने पास भी रखी। चेक पे साइन करने की पावर भी किसी को नहीं देंगे, चेक पे जो साइन करने की जो पावर वो अपने पास ही रखेंगे। तो ये क्या होगा हमारा सेंट्रलाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका जो साइज़ होता है वो भी डिफरेंट होता है, तो उनके जो वर्किंग कंडीशंस होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशंस को वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होता है इन दोनों को, यानी कि इन दोनों का मिक्सअप ही उसको फॉलो करना होता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक मिक्सअप ही उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है, प्रॉपर सेंट्रलाइज है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सारी जो पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किसके पास है, वो टॉप लेवल के पास है। तो उससे क्या होगा, डिले इन वर्क, यानी काम करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। अब एक काम है, अगर सारा काम जो है आप एक ही इंसान को दे दोगे तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, उस काम को करने में वो डिले भी करेगा। अगर वो उस काम को करने में डिले करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज है उनका क्या होगा, वेस्टेज होगा, साथ साथ टाइम का वेस्टेज होगा, जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और ना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि अपनी जो, ऐसा भी नहीं है कि भाई टॉप लेवल ने जो जितनी भी अपनी पावर है, जितनी भी ऑथोरिटीज़ हैं वो किसको, यानी कि अपने नीचे वाले लेवल से डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और उसके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो उसको कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछने का, तो इसकी तो कुछ वैल्यू नहीं रहने की ना। जो वैल्यू रहेगी तो फिर वो इन्हीं दोनों लेवल की रहेगी। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के चलना होता है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, कुछ ऐसी ऑथोरिटीज़ होती हैं जो टॉप लेवल को अपने पास रखनी होती हैं, कुछ ऐसी ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो टॉप लेवल को अपने नीचे वाले लेवल से डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, अब आते हैं हम नाइन प्रिंसिपल्स क्या है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक चैन होती है। क्या होती है, एक चैन होती है। जैसे हमारा A B C D E F G। तो ये क्या हो गई, सपोज ये क्या हो गया हमारी स्केलर चैन। स्केलर चैन का मतलब होता है यानी कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, इस चैन के अकॉर्डिंग क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। अगर जब कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी नोटिस है, वो सभी जो इन्फॉर्मेशन नोटिस है वो सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा, यानी कि सभी एम्प्लॉय उस नोटिस से, उस इंफॉर्मेशन से अपडेट होने चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिसीजन लिया गया है। और ये जो है ये क्या होगा हमारा टॉप लेवल, हो ये क्या होगा हमारा टॉप लेवल हो गया। तो टॉप लेवल ने कोई भी प्लान और पॉलिसीज़ फॉर्म की, टॉप लेवल ने कोई भी प्लान और पॉलिसीज़ को बनाने के बाद उसने किसको, ये क्या होगा हमारा टॉप लेवल हो गया। फिर उसने किसको, बी को दे दी। तो बी का काम क्या हो गया, उस प्लान और पॉलिसीज़ को नीचे वाले लेवल को बताना। ये क्या होगा, सी को, जब सी को पता चला तो उसने दूसरे लेवल को बताया, दूसरे ने इसको, फिर इसने। तो इसमें क्या होगा, एक सिस्टमैटिक फ्लो हो गया किसका, इन्फॉर्मेशन का। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी नहीं जा रही, इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम में जा रही है, सिस्टम में इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। तो ये सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। और इसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। जी हाँ, इसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन, नो गैप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। यानी कि किसी के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई प्लान और पॉलिसीज़ बने, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई नोटिस आया जो कि टॉप लेवल ने बनाया है और वो किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को नहीं पता। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टमैटिक फ्लो होगी, वो सभी डिपार्टमेंट्स में जाएगी, सभी डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय को बताएंगे। यानी कि पहले एक डिपार्टमेंट को बता दी, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे से वो तीसरे में, तीसरे से वो चौथे में। तो ये क्या होगी, सभी
अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे कि एक तो सिस्टमेटिक फ्लो होगा किसका, इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक फ्लो हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है। और इससे कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके, कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो इनके बीच में होगा, और कोई भी क्लियरिटी रहेगी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं एक बार और समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमारा क्या कहता है, ये क्या होगी हमारी, ये हमारा एक स्केलर चेन हो गई, यानी कि इंफॉर्मेशन का एक चैन में फ्लो होना क्या होगा हमारा स्केलर चैन हो गया। तो ऐसे भी नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो नहीं कर सकते। सपोज करो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होगा, एक अर्थक्वेक आ गया, उस अर्थक्वेक के आने की वजह से जो बिल्डिंग थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो बिल्डिंग थी वो क्या हो गई, वो गिर गई। तो वो बिल्डिंग गिर गई और उसके नीचे क्या है, एम्प्लॉय दबे हुए हैं, उसके अंदर क्या एम्प्लॉय फंस चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो पहले हम एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो ऐसे क्या होगा, डिले हो जाएगी, उन एम्प्लॉयज़ की जो जान है वो खतरे में आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभी आग लग जाती है, या फिर जो मशीन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हो। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को भारी नुकसान हो, क्या हो, हैवी नुकसान हो, तो इस सिचुएशन में हम इस प्रिंसिपल्स को स्किप कर सकते हैं। स्किप कैसे कर सकते हैं, जब तो इन्फॉर्मेशन क्या हमारी एक सिस्टमेटिक फ्लो हो रही थी, एक सिस्टम में फ्लो हो रही थी, एक लेवल टू दूसरे लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो हो रही थी। तो उस सिचुएशन में जैसे कि हमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इस डिपार्टमेंट को बताना है, तो हम अपनी इस प्रिंसिपल को स्किप करके हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टली उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और किसके द्वारा पहुंचा सकते हैं, वो होता है हमारा गैंग प्लैंक। क्या होता है वो हमारा, उसको क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक, PLANK। तो ये क्या होगा हमारा गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक क्या कहता है, अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जो सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा हैवी लॉस पहुंचा रही है, तो उस सिचुएशन में हम अपने इस प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी जो इन्फॉर्मेशन है गैंग प्लैंक के थ्रू उस लेवल तक, उस एम्प्लॉय तक, उस पर्सन तक अपनी उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो आई होप आपको ये जो 9 के 9 प्रिंसिपल है आपको समझ आ चुके हैं होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके आप इनको अच्छे से दोबारा से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सभी चीज़ें हैं वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए, वो एक ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए, एक जैसे कि ऑर्डर के अंदर चाहिए। तो ऑर्डर ये के प्रिंसिपल क्या कहता है, तो एक बार समझते हैं। सिस्टमेटिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो चीज़ है वो एक प्रॉपर अपनी जगह पर होनी चाहिए, वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर हमें कुछ चीज़ लेनी है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो सामान है, ये हमें इस जगह मिलेगा और उसे हम वहाँ से ईज़िली ले पाएंगे। तो अगर ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, एक तो वेस्टेज नहीं होगा, एक सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, और एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होएगा रिसोर्सेज का और टाइम का। सपोज करो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझ लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या हो गई हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है कपड़े बनाने की। ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, कपड़े बनाने की। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कपड़े बनते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, जो जितने भी चीज़ें हैं वो सभी एक सिस्टम में, सभी एक ऑर्डर में रखी हुई हैं। अब जैसे कि हमें पता है अब ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, कपड़े बनाने की ऑर्गेनाइजेशन है। तो कपड़े बनाने के लिए हमें क्या, इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी, चौक की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिफरेंट चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, ये प्रिंसिपल्स नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा सामान को ढूंढना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। अगर जैसे कि भाई वो उठ के 1 मिनट,
उठ के तो उसने क्या किया, उसने उठ के वो सामान को ढूंढने लगा। तो सामान को ढूंढने लगा तो उससे क्या होगा, उसको सामान नहीं मिल रहा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उस सामान को ढूंढना और प्रॉपर वर्क करना। तो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्टी हो जाती है। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं, तो जब हम अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी करने से पहले हम अपनी जो टेबल है उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं। प्रॉपर मैनेज कैसे करते हैं, जौन सी बुक हमें पढ़नी है, जौन से बुक हमें पढ़नी है, वो उस बुक को हम अपनी उस टेबल पे रखते हैं। जिस नोटबुक के अंदर हमें अपने नोट्स बनाना है, उस नोटबुक को हम अपनी उस टेबल पे रखते हैं। जितने भी हमें स्केच, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी की ज़रूरत होती है, उस स्टेशनरी को हम अपनी उस टेबल पे रखते हैं। तो उससे क्या होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी सभी चीज़ों को एक ऑर्डर में रख रहे हैं। किस में, एक ऑर्डर में रख के चल रहे हैं। तो अगर हम अपनी सभी चीज़ों को एक ऑर्डर में रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा, जो वेस्टेज हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का वो भी नहीं होगा, और जो भी हमारा जो टाइम, रिसोर्स और जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर रहे हैं, हम अपनी को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आप पढ़ रही हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और आपके पास बुक तो है लेकिन आपके पास पेंसिल नहीं है, तो आप खड़े हुए और आप गए, आपने जाके पेंसिल लेके आए, फिर थोड़ी देर आप पढ़े, फिर आपको पता चले कि आपको तो पेन की ज़रूरत है, फिर आप गए, फिर आप पेन लेकर आए, फिर आप पेन ले आए, फिर आपको पता चला कि आपको एक हाइलाइटर की ज़रूरत है, तो आप गए एक हाइलाइटर ले गए। तो उससे क्या हो रहा है, उससे एक तो फोकस नहीं हो रहा है, अपने काम पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप बार बार उठ रहे हो, बार बार जा रहे हो, तो प्रॉपर फोकस नहीं हो रहा है, प्रॉपर फोकस नहीं हो रहा है। और जो आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव नहीं हो रही है, एफिशिएंसी भी क्या, वो भी इम्प्रूव नहीं हो रही है। और जो आपके टाइम का, रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, वो वेस्टेज हो रहा है। तो ये हो गया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर ये क्या कहता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सारी जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। जो अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में रहेंगी, चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो। मैन और मटेरियल का मतलब, मैन मटेरियल तो हमने समझ लिया, अब मैन को समझते हैं। मैन का मतलब क्या होता है कि जो मैन है वो हमारा प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। सपोज करो आप हो, आपको किसी एम्प्लॉय से मिलना है या फिर आपको किसी डिपार्टमेंट के हेड से मिलना है, तो अगर उसके एक प्रॉपर उसकी जगह नहीं होगी, उसका खुद का डिपार्टमेंट नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा कि वो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो आप उसको ढूंढते रहोगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट नहीं है, तो जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उस एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, यानी कि मैन एंड मटेरियल को प्रॉपर एक सिस्टम, प्रॉपर एक ऑर्डर में हमें रखना होता है, जिससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्मूथ सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, कोई भी वेस्टेज नहीं होता, और हम सभी एबल होते हैं राइट टाइम पे राइट पर्सन को फाइंड आउट करने में एबल होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आप सभी से पूछते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब ये नहीं होता यानी कि सभी को सेम सैलरी वेजेस देना प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नहीं होता। प्रिंसिपल इक्विटी क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करो, उसको मोटिवेट करो, उसका जो मोरल है उसको क्या करो, उसको बूस्टअप करो। वो कैसे होगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी जेंडर को लेकर, किसी कास्ट को लेकर, किसी कलर को लेकर, फिर किसी नेशनलिटी को लेकर, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो भेदभाव जेंडर को लेकर हो, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे वो कलर को लेकर हो, चाहे वो नेशनलिटी को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है एम्प्लॉयज़ के बीच में, सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करा जा रहा है, सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रॉपर सभी के लिए सेम बनाए गए हैं, तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होंगे उनका जो वो सेटिस्फाइड होंगे, उनके जो सेटिस्फाई होंगे वो मोटिवेट होंगे, उनका जो मोरल है वो इम्प्रूव होगा, बूस्टअप होगा, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो डिससेटिस्फेक्शन हो, वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। जो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा भेदभाव हो रहा है तो उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होने लगेगा, एम्प्लॉय फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, जो एम्प्लॉय है काम छोड़ के जाने लगेंगे, जिससे जो टर्नओवर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एक अनहेल्थी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। तो ये इसके हमारे सारे कॉन्सिक्वेंस। तो नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये प्रिंसिपल्स हमारा क्या कहता है? पहले स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता यानी कि एक जगह रहना ही हमारा क्या होता है? स्टेबिलिटी। अब पर्सनल में आपको पहले पर्सन हो, पर्सनली क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? हमारा एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या होता है? हमारा एम्प्लॉयज़। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, उनको टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। अगर हमको टर्मिनेट करें या फिर उन एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उससे क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टर्नओवर है वो इंक्रीज़ होगा, जो वेस्टेज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो एफिशिएंसी है उनकी इम्प्रूव नहीं होगी। तो ये क्या होगा? हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड टेन्योर। ये क्या होता है? यानी कि गिविंग अ मिनिमम टाइम टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसको प्रॉपर टाइम दो कि वो उन रूल और रेगुलेशन में खुद को डाल सके, उन रूल और रेगुलेशन में वो क्या हो सके? सेटल हो सके। तो ये क्या होता है? हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये होता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल होता है। तो इससे अगर ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हमारा फुल हो रहा है तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी जो वेस्टेज है वो नहीं होगा, कि टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशंस होगा, जो टर्नओवर है वो भी नहीं बढ़ेगा और जो एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये क्या होगा? हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। द नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? सजेशन, रिवॉर्ड। अब ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर आप एम्प्लॉय को लेकर कोई भी रूल्स बना रहे हो, कोई भी रेगुलेशंस बना रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो उसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉय हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो उससे क्या होगा? और उनकी जो सजेशन है वो भी हमें क्या होने चाहिए? लेने चाहिए। अगर हम एम्प्लॉय के सजेशन को ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? उससे जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट होंगे और वो जो सजेशन है वो एम्प्लॉय के द्वारा ही दिया गया है। तो जो एम्प्लॉय ने वो सजेशन दिया है तो वो उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी, जो प्रॉपर जो वो क्या होगा? जो रिसोर्सेज है उनका कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ को हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनको रिवॉर्ड देने चाहिए, उनको अवार्ड देने चाहिए जब वो कोई भी हमें सजेशन देते हैं। अगर हम कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो हमें उनका सजेशन लेना चाहिए और जिसका सजेशन हमें अच्छा लगा, जिसका सजेशन फॉलो करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है, उस एम्प्लॉय को हमें रिवॉर्ड देने चाहिए, उसको अवार्ड देने चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो और आगे से और अच्छे से अच्छे जो डिसीज़न है जो उसमें क्या हमारी हेल्प करे, अच्छे से अच्छे सजेशन दे और हमारी उसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है उसको करने में हेल्प करे। तो ये हो गया हमारा इनिशिएटिव। अब इसके पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? कि डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयज़ के अंदर जो एक फीलिंग है वो डेवलप होगी कि वो इसी कंपनी का हिस्सा है। वो जिस तरह की जो फीलिंग होती है, अपनेपन की जो फीलिंग आती है, वो क्या होगी? उसके अंदर डेवलप होगी। और जो एम्प्लॉय है वो जो सजेशन है, वो जो रूल्स है वो किसके द्वारा बताया गया? वो एम्प्लॉय के द्वारा बताया गया है। और जब वो एम्प्लॉय के द्वारा ही बताया गया है तो वो उसको फॉलो करेंगे और जब वो उसको फॉलो करेंगे तो वो जो टारगेट है ऑर्गेनाइजेशंस का वो उसको ईजिली अचीव कर पाएंगे। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? या एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी कि अगर हम एम्प्लॉय से सजेशन नहीं ले रहे हैं, अगर उनकी राय नहीं ले रहे हैं तो एम्प्लॉय के इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा काम करने में, तो वो अपनी वो इतनी बेस्ट एबिलिटी से काम नहीं कर पाएंगे और डीमोटिवेट रहेंगे। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंस। तो इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है जो हमें अपने एम्प्लॉय से क्या लेना चाहिए? सजेशन लेने चाहिए और अगर वो सजेशन दे रहे हैं जिसका हमें अच्छा लगा, जिसका सजेशन फॉलो करने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी है, उसको हमें रिवॉर्ड देना चाहिए, उसको हमें अवार्ड देने चाहिए, उसको हमें और ज़्यादा उसकी नीड्स को ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या होगा? हमारा इनिशिएटिव होगा।
तो आज का जो लास्ट प्रिंसिपल है हमारा, जो इस चैप्टर का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या है हमारा, एस्प्री डी क्रोप्स। एस्प्री डी क्रोप्स ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, एस्प्री डी क्रोप्स का मतलब होता है आई को वी से रिप्लेस करना। दैट मीन्स रिप्लेस आई विद वी, यानी कि मैं को हमसे रिप्लेस करना, यानी कि एक ग्रुप, इसको हम एक ग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप, यस ग्रुप, एंड आई को रिप्लेस करना वी से। तो ये प्रिंसिपल्स क्या कहता है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक टीम स्पिरिट को एस्टेब्लिश करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको इंक्रीज करता है, यूनिटी ऑफ हार्मनी को। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जब मैनेजर है उसको रिप्लेस करना होता है आई को वी के साथ, या अगर वो आई को वी के साथ रिप्लेस करे, यानी कि अगर वो ये ना कह के कि ये काम मैंने किया है, अगर वो ये बोल दे कि ये काम हम सब ने मिलके किया है तो कितना अच्छा होगा। अगर वो मैं ना कह के हम बोल दे तो उससे एम्प्लॉय के ऊपर क्या जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, जितने वो मोटिवेट होंगे, जितना मोरल उनका क्या हो इंक्रीज़ होगा, बूस्टअप होगा, तो उससे क्या होगा, उससे उल्टा मैनेजर को, ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्या होगा, बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, अगर कोई मैनेजर्स ये ना कह के कि ये काम मैंने किया है, ये बोल दे कि ये काम हम सब ने मिलके किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी मोटिवेट होंगे। अगर वो मोटिवेट होंगे तो वो जो प्रॉपर यूटिलाइज़ करेंगे रिसोर्सेज का, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। अगर वो अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या होगा हमारा एस्पिरिट डी क्रॉप। तो एस्पिरिट डी क्रॉप क्या कहता है, यानी कि एक टीम स्पिरिट को क्या करता है, एक प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, आई को वी के साथ रिप्लेस करता है। ये क्या होगा हमारा एस्पिरिट डी क्रॉप्स हो गया। तो इसकी कुछ पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशंस भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स भी क्या हैं कि डेवलप टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट्स का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि मैं ना करके अगर हम सब मिलकर काम करें तो एक ये टीम स्पिरिट को डेवलप करता है। जिस तरह से स्कूल्स में क्या होते हैं, डिफरेंट हाउस बना दिए जाते हैं, उनके डिफरेंट नाम बना दिए जाते हैं। उन ग्रुप के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपने जी जान लगा देते हैं अपने ग्रुप को फर्स्ट पे लाने में। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी अपनी जी और जान लगा देते हैं अपने उस ग्रुप को अचीव करने में और ख़ुद को फर्स्ट नंबर पे लाने में। तो ये क्या होगा हमारा एसपीजी ग्रुप्स होगा। फिर अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, यानी कि ये क्या करेंगे, अपने ग्रुप गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ग्रुप गोल को अचीव कैसे करेंगे उसको एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। ओके, यस। तो ग्रुप गोल, सपोज करो ये एक ग्रुप हो गया, ये होगा ग्रुप ए, ये होगा ग्रुप बी। तो इन दोनों ग्रुप को क्या एक टास्क मिला है। टास्क क्या मिला है कि भाई तुम्हें 3 दिन में 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोड्यूस करनी है, और बी ग्रुप को टास्क मिला है कि तुमको 40 जो यूनिट्स हैं वो क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। तो अब ये क्या हुआ, जो 30 जो यूनिट्स हैं वो ए ग्रुप ने प्रोड्यूस कर ली 3 दिन में, लेकिन जो बी ग्रुप है वो ये 3 दिन में 40 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया, अब सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रुप के अंदर 6 से 7 लोग हैं, 6 से 7 लोग हैं, उनके हिस्से में कुछ यूनिट आती है जो उनको प्रोड्यूस करनी होती है। तो अगर ये जो जितने भी एम्प्लॉय हैं ये अगर इंडिविजुअली वर्क करते और उनमें से एक एम्प्लॉय है जो कि बीमार हो गया है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आ पाया, तो वो अपना जो वर्क है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर वो टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो काम ऐसे रह जाएगा। तो हमारा जो गोल है कि हमें एक महीने में इतनी सारे जो हमारे एक महीने में हमें इतनी जो यूनिट्स हैं वो हमें क्या करनी है, अचीव करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तो वो नहीं हो पाएंगे। तो जब इंडिविजुअली काम करते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो चाहे अब जैसे कि बी ग्रुप है, बी ग्रुप के अंदर कितने हमारे 6 से 7 एम्प्लॉय थे, उसमें से जो एक एम्प्लॉय है वो क्या हो गया, बीमार हो गया, वो नहीं आ पाया, तो वो अपनी जो यूनिट है वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाया, जो वो अपने यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। लेकिन जो और लोग थे इस ग्रुप के
तो ये क्या था, एक ग्रुप है और ग्रुप का मकसद क्या होता है, अपने ग्रुप गोल को अचीव करना। तो जितने भी जो लोग बाकी के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे जो यूनिट उसकी रह गई उसको भी अचीव करने के, वो क्या करेंगे, उस ग्रुप गोल को क्या करेंगे, वो कैसे भी करके अचीव कर ही लेंगे, चाहे वो एम्प्लॉय आए चाहे वो एम्प्लॉय ना आए। जो उनको टास्क मिला है, जो उनको टारगेट मिला है, वो उसको कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो एस्पिरिट डी क्रॉप से हमारा ये फ़ायदा हो जाता है, अगर इंडिविजुअली ये ग्रुप गोल ना हो के एक इंडिविजुअली ये वर्क करते हैं तो उसमें हमारे जो एक महीने का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाता। वो क्यों अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा एक एम्प्लॉय ऑलरेडी बीमार हो चुका था, तो उस एम्प्लॉय का जो बीमार हो चुका उसको कोई भी काम नहीं करता। लेकिन ग्रुप गोल के अंदर हमें ये एक बेनिफिट मिलता है, हमें एक एडवांटेज मिलता है कि अगर हमारा कोई मेंबर अगर हमारा बीमार भी हो जाता है तब भी हम अपने गोल को अचीव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या होगा, हमारा एस्पिरिटी ड्रॉप्स होता है। तो इससे कुछ पॉजिटिव फैक्ट और कॉन्सिक्वेंस। पॉजिटिव फैक्ट तो हो गया, हमारा डेवलप टीम स्पिरिट को डेवलप करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करता, ग्रुप गोल को अचीव करता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो अपने टीम जो ग्रुप गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएगा और टीम स्पिरिट भी जो डेवलप नहीं हो पाएगी और इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। तो ये होगा हमारा एस्पिरिटी ग्रुप्स। तो आज की हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स थे, आज का जो हमारा टारगेट था 14 प्रिंसिपल्स का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जितने भी सारे 14 प्रिंसिपल्स हैं इनको एक बार रिकैप ले लेते हैं, कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स थे हमारे। तो ये ओके, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड था ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड था डिसिप्लिन, फोर्थ था यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स था सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, देन सेवन था हमारा रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, एट था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ था हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, 10 था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, 11 था ये हमारा यूनिटी ऑफ इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, 12 था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, 13 था हमारा इनिशिएटिव एंड 14 था हमारा स्पिरिटी ग्रोथ। तो आज के जो हमारे जितने 14 प्रिंसिपल्स हैं इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, वीडियो देखने के बाद आपको एक कंपलसरी है, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो एक बार बुक से रीडिंग ज़रूर लगा ले। अगर हम बुक से रीडिंग लगा लेते हैं, जैसे कि अब हमें इसका जो हिंदी में है, जो इसकी जो थ्योरी है वो तो हमें समझ में आ चुकी, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर केस स्टडीज़ के अंदर ऐसा नहीं आएगा, उसके अंदर की पॉइंट्स आएंगे और वो जो की पॉइंट्स है वो बुक के अंदर ही हैं। चैप्टर के लास्ट में सभी पॉइंट्स के की पॉइंट्स दिए गए हैं, उन की पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लें, उनको अच्छे से याद कर लें कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स हैं। अगर आप उन की पॉइंट्स के ऊपर अभी से फोकस करके चलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, किसी भी हार्ड से हार्ड केस स्टडीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा। तो मैं इसीलिए अभी से कहती हूँ कि की पॉइंट्स के ऊपर फोकस बना के चलो, उनके ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बना के चलो, क्योंकि ये की पॉइंट्स ही हैं जो आपको आगे जाके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं किसी भी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जी हाँ, अभी से दिमाग में रख लो, बिजनेस स्टडीज़ के अंदर कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी घुमा फिरा के आएंगे, केस स्टडीज़ के रूप में आएंगे। और जिसने अभी से की पॉइंट के ऊपर फोकस कर लिया वो इन केस स्टडीज़ को ईजिली सॉल्व कर पाएगा, और जिसने अभी से ही लापरवाही दिखाई वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, चाहे वो आगे जाके कितना ही माथापच्ची करे। अभी स्टार्टिंग है, टाइम है, फोकस बना के चलो, खुद को टाइम दो, चीज़ों को समझने में टाइम दो, खुद को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, उन्हें मल्टीपल टाइम लिखो, उनकी प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, उन्हें लिख लिख के देखो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो केस स्टडीज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और जो बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। तो ये 14 के 14 प्रिंसिपल हैं। तो अभी के अभी आपने 14 प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, इनको अभी के अभी याद करें, इन सभी का नाम याद करें ना, और इन सभी को अभी कमेंट सेक्शन के अंदर 14 के 14 प्रिंसिपल मुझे लिख के दिखाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका रिविज़न होगा, उसमें आपका ही बेनिफिट है, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको अच्छे से याद रहेंगे। और ये एक फैक्ट है, अगर हम किसी भी वीडियो के अंदर कोई कमेंट लिखते हैं या फिर कहीं भी कुछ लिखते हैं तो वो हमें याद रहता है, हमें याद रहता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या कमेंट किया था, या हमने लास्ट चैप्टर में अपने नोटबुक में क्या लिखा था। तो ये हो गए, तो हमारे 14 प्रिंसिपल हमारे हो चुके हैं। तो
चलिए आज की वीडियो को हम आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिव लव एंड सपोर्ट्स। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर्स की जो वीडियोस है अपलोड की हैं, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिए। और देखिए, अगर आप हैं, आपका सपोर्ट्स है तो मैं हूँ, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखो, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, अगर आप लोग अपना लव और सपोर्ट्स मुझे देते हो, तो उससे क्या होता है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी एक डेडिकेशन, फिर मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं भी आपके लिए डेली रेगुलरली वीडियो अपलोड करूं, आपके लिए रेगुलरली वर्क करूं, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट लाऊं और उनको ईजी लैंग्वेज में उनको डिस्क्राइब करूं, आपको उनको बताऊं। तो ये सब क्या हो जाता है, तो ये जो मोटिवेशन है तभी मिलता है जब आप सभी लोग अपना सपोर्ट दिखाओगे। अगर आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो मैं भी डिमोटिवेट फील करती हूँ, मेरा भी मन नहीं करता रोज़ वीडियो अपलोड करने का। क्योंकि जब अच्छा मतलब आप इतनी मेहनत करते हो और किसी का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप आसान मतलब कि एक कॉमन सी बात है, सभी लोग क्या करने पर लगते हैं, एक डिमोटिवेट फील करने लगते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा फील ना करूं, तो प्लीज़ अपना जो लव और सपोर्ट है वो मुझे दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।